अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते ही होंगे कि हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th जेके बोस और एनसीईआरटी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम इनको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल हमने इसका पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, लेकिन वो मैंने लाइव किया था। लाइव में एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ पे उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही जो है घटिया टाइप की वीडियो क्वालिटी थी, मीन्स कि स्टूडेंट्स को वो सब क्वेश्चंस नहीं दिखते थे। तो अब क्या मैंने किया, अब मैं पहले वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा फिर अपलोड किया करूँगा और जिसको भी ये सारे क्वेश्चंस सीधे पीपीटी ही चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। सो मैं आपको ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो कल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने कल यस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। डिस्कस द काजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम, ये हमने कल बेटा किया था। आज अब हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ पे अब तीसरे क्वेश्चन के लिए आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तीसरा क्वेश्चन हमें सीधे बोल रहा है एक्सप्लेन द गार्बिक्यूज रिफॉर्म्स, पेरिस्ट्रोइका एंड द ग्लासनोस्ट एंड देयर इम्पैक्ट। असल में गार्बिक्यू ने जो रिफॉर्म्स किए, जो मैंने अभी दो रिफॉर्म्स बोले हैं, ग्लासनोस्ट एंड द पेरिस्ट्रोइका, इस चीज का इम्पैक्ट क्या था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में आपके साथ हर एक सब्जेक्ट जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है और जिसमें आपको हेल्प की नीड है, उसको इसी तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके साथ मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा और दूसरों तक भी इसका फायदा पहुंचा लीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हमें गार्बिक्यू के रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट के बारे में हमें देखना है। तो फिर से गार्बिक्यू ने जो रिफॉर्म्स किए थे, इनका इम्पैक्ट हमें देखना है। पहला, मिकाइल गार्बिक्यू बिकम द लीडर ऑफ द यूएसएसआर इन 1985। असल में जब ये लीडर बनाना यूएसएसआर का, ये बना 1985 में। डेट पहले इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डेट इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा इस डेट को। तो 1985 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट 1985। इसके बाद गार्बिक्यू, अच्छा, ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स टू सेव द सोवियत यूनियन फ्रॉम क्राइसिस। जो उसने रिफॉर्म्स दैट मींस चेंजेस लाई हैं गवर्नमेंट चलाने में, उसका एक ही एम था, उसका एक ही मकसद था कि सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर को क्राइसिस जो उस टाइम हो रहे थे, उन क्राइसिस से बचाए। क्या किया जाए, सोवियत यूनियन को क्राइसिस से बचाया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे गार्बिक्यू के रिफॉर्म्स क्या थे, फिर हम बाकी इसका इम्पैक्ट देखेंगे। पहला, पेरिस्ट्रोइका, दैट मींस इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। पहला क्या किया इसने, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग किया। इसमें इसने क्या किया, एम्ड टू रिफॉर्म द इकोनॉमी। पहली एम थी कि इकोनॉमी को रिफॉर्म किया जाए और एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जाए। समझेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि यूएसएसआर में एक ऐसा सिस्टम चल रहा था इकोनॉमी का, जिसमें मैक्सिमम तौर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था और सेंट्रलाइज्ड टाइप इकोनॉमी थी। लेकिन गार्बिक्यू ने बोला कि इससे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैग्नेट हुआ है, दैट मींस रुकी है। तो उस चीज को जो है, उस चीज, उन क्राइसिस से बचने के लिए उसने बोला कि देयर इज अ नीड फॉर द इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग और वी कैन से फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पहला उसने ये किया, मकसद भी समझ आया। दूसरा जो है ग्लासनोस्ट, इसका मतलब है ओपननेस, समझ लेना। ओपननेस क्या है, दिस थिंग वाज missing in the Soviet Union or we can say the Soviet system. It is related to freedom of expression, transparency, ओपननेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो जिस तरीके से आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हम फ्रीडम देखते हैं लोगों की, तो ये उसी फ्रीडम की बेटा बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्लासनोस्ट ओपननेस, ओपननेस मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस पॉलिटिकल सिस्टम में होना चाहिए। तो यहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए, जैसे कि कंपटीशन वहां पे मिस था, ओनली सिंगल पार्टी वाज अलाउड टू टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस। सो यहाँ पे इसने चेंजेस किए।
तीसरी एक चीज थी, दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन, मींस ही इम्प्रूव्ड डेमोक्रेटाइजेशन, ही इम्प्रूव्ड डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड अलाउड मोर पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसने क्या किया, जो भी डेमोक्रेटिक आइडियाज थे, जैसे गवर्नमेंट चुनना, लोगों के पास राइट्स होना, इन आइडियाज को इसने धीरे धीरे क्या किया, प्रमोट करना शुरू किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों की गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया। एंड इट वाज मिसिंग अर्लियर इन द अर्लियर लीडर इन द अर्लियर गवर्नमेंट्स। तो इसको आपको समझना है। अब इसके बाद एक और इसने चेंज किया, दैट इज बेटर रिलेशंस विद द वेस्ट। अभी तक जो भी इस गॉबिक्यू से पहले जितने भी लीडर आए थे, दे थिंक द वेस्ट एज द एनिमी, और यहाँ पे पहली बार हो रहा है, गॉबिक्यू ने उनको एनिमी नहीं बोला, इसने चाहा कि दे एक्चुअली मस्ट हैव द बेटर रिलेशंस विद द वेस्ट। तो इसने असल में पीसफुल रिलेशंस उनके साथ रखी, और इससे क्या होता है, वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो टेंशन था, जो बाइपोलर सिस्टम बना था बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिड्यूस होता है। और एक इसने ये काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, इसने आर्मर्ड रेस में थोड़ा सा रिडक्शन किया। जैसे क्या था, आर्मर्ड रेस ये थी कि दोनों तरफ से, चाहे बात करें यूएसए की चाहे बात करें यूएसएसआर की, दोनों तरफ से ये एक रेस में लगे थे और ये अपनी मिलिट्री बजट को बढ़ा रहे थे। वो भी अपने वेपन्स को बढ़ा रहा था, ये भी यहां से अपने वेपन्स को बढ़ा रहा था। लेकिन पहली बार गार्बिक्यू के टाइम पीरियड में ये हुआ कि इसने बोला कि अब हम मिलिट्री स्पेंडिंग या मिलिट्री बजट जो है ना, उसको कट करेंगे, हम इस आर्मर्ड रेस में और नहीं रहेंगे, और हम ज्यादातर फोकस करेंगे बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रादर देन मिलिट्री पावर को स्ट्रांग बनाने में। अच्छा, ये हुए गार्बिक्यू के रिफॉर्म्स। अब क्वेश्चन था यहाँ पे, इन रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट क्या है। अब जहां पे आप देख रहे हो इम्पैक्ट हमें देखना था। सो पहले 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 इम्पैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो पहला इम्पैक्ट था, एक मिनट आप दीजिएगा बेटा, तो पहले इम्पैक्ट की बात करेंगे। पहला इम्पैक्ट क्या था सर, पहला इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहला इम्पैक्ट था, पीपल इन ईस्टर्न यूरोप वर इंस्पायर्ड एंड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स। जो ईस्टर्न यूरोप में लोग थे, जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे अब हमें बोलने की आजादी है, अब हमें अपने बात रखने की आजादी है, दे स्टार्ट प्रोटेस्ट, और उन्होंने इस चीज से इंस्पिरेशन लेके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पहला इंपैक्ट ये था। सोवियत रिपब्लिक्स डिमांडेड ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड देयर इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने बोला, सोवियत का जो सिस्टम था ना, इट वाज मेड अप ऑफ मेनी कंट्रीज एज वी सॉ टुडे। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन इन 1991 देयर वर डिफरेंट 15 कंट्रीज व्हिच वर मेड फ्रॉम दिस यूएसएसआर। सो यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज थे, बाकी पार्ट्स थे इस सोवियत रिपब्लिक्स के, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, ज्यादा पावर मांगा और बोला कि हमें आप आजाद छोड़ दो कि हम अपने बाकी सारे जो चीजें खुद संभाले। एक और इम्पैक्ट इस पे ये था, सेंट्रल कंट्रोल जो था अभी तक गवर्नमेंट का हर एक पे, इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पे, वो धीरे धीरे वीक हो गया, बिकॉज लोगों को अब वो जंजीरें कट रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत लीनियंट रहा, थोड़ा बहुत इसने लोगों की आजादी दे दी। अपोजिशन जो अभी तक स्ट्रगल कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको कभी मौका नहीं दिया था, अब अपोजिशन पार्टी भी सामने आने लगी, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रमोट किया गया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ गई, और पूरे सोवियत यूनियन में जो गवर्नमेंट चलाने की इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, और धीरे धीरे इनसे कंट्रीज फिर जो है अलग होने लगे। सो यहाँ पे these reforms ultimately accelerated the collapse of the, फिर फाइनली क्या होता है, ये जो रिफॉर्म्स हैं धीरे धीरे इन्होंने जगह बना ली, और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, फाइनली डिसइंटीग्रेट हुए। जैसे गॉर्बिक्यू ने बोला क्या है, वी नीड अ न्यू थिंकिंग, इसने बोला कि हम एक नई थिंकिंग चाहे कंट्री के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसने बोला कि पुराने सिस्टम पे हम एतमाद नहीं करेंगे। गॉर्बिक्यू असल में wanted to save socialism with a human face। वो चाहता था कि सोशलिज्म ही रहे, लेकिन ह्यूमन फेस के साथ। ह्यूमन फेस मीन्स कि जहां पे लोगों के राइट्स की कदर हो, ठीक है ना। बट हिज रिफॉर्म्स, लेकिन इसके जो रिफॉर्म्स थे ना, उसने और रास्ते खोल दिए ताकि लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिले चेंज करने के लिए, और फाइनली ये एंड होता है यूएसएसआर।
तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। आज का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें देखना है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने के बिल्कुल चांसेस हैं इसके। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्कस द कोलैप्स ऑफ द बाइपोलैरिटी एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा, यहाँ पे स्टार मार्क कीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसको लिखेंगे भी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आ जाएगा तो लेकिन कहीं न कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन मीनिंग क्वेश्चन की यही होगी, ठीक है ना? वर्ड्स may be different but the meaning of the question would be definitely same, ठीक है? Now talking about the question, बाइपोलरिटी सबसे पहले समझेंगे कि सर बाइपोलरिटी है क्या? बाइपोलरिटी का मतलब है जब राइवलरी थी, दैट मीन जब दुश्मनी थी, किनके? दो सुपर पावर्स के बीच में। एक सुपर पावर का नाम था यूएसए, दूसरे का नाम था यूएसएसआर, ठीक है ना? ये जो राइवलरी थी ना, ये एंड होती है 90s में, 1990s में। और यहाँ पे एंड होता है किसका बेटा? कोल्ड वार का एंड होता है। कोल्ड वार का फिर यहाँ पे एंड होता है। तो इसके बाद क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बाइपोलरिटी के बारे में, हमने ये सोचा देखा। अब देखेंगे बाइपोलरिटी रेफर टू द राइवलरी बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर। तो ये हमने समझा था। अब द बर्लिन वॉल फेल, करना क्या है हमें? डिस्कस करना था कोलैप्स बाइपोलरिटी कैसे होता है और एंड ऑफ कोल्ड वॉर कैसे होता है। सबसे पहले हमने देखा कि बाइपोलरिटी का मतलब है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो राइवलरी थी। दूसरा पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट समझने के लिए द बर्लिन वॉल फेल इन 1989 में। सर जर्मनी में एक जगह पे वॉल था, बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल के वेस्ट साइड में चल रहा था कैपिटलिज्म, और बर्लिन वॉल के इस साइड में कम्युनिज्म यानी कि सोशलिज्म चल रहा था। लेकिन वॉल के इस साइड में अगर हम देखेंगे, सॉरी वॉल के जो वेस्ट साइड में देखेंगे, वेस्ट साइड के वॉल में डेवलपमेंट थी, ठीक है ना? सो डेवलपमेंट थी। और वेस्ट साइड के ईस्टर्न साइड में जहाँ पे सोशलिज्म था, यहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। तो फाइनली इस कम्युनिज्म और सोशलिज्म स्ट्रगल को तोड़ने के लिए 1989 में जो यूएसएसआर के साथ ये वाले इलाके थे, इन्होंने इस वाल को तोड़ा और यहाँ पे सिंबलाइज इन्होंने ये किया कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट डोमिनेशन इन ईस्टर्न साइड ऑफ द बर्लिन वॉल। जो कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इमेजेस में भी आप देख सकते हो, यहाँ से लोग वॉल के ऊपर चढ़ गए हैं और इन्होंने लिटरली उससे कैसे, जो हथौड़ों से ड्रिल वगैरह इस्तेमाल करके इन चीज़ों से तोड़ा है, ठीक है? सो अब बात करेंगे हम यहाँ पे एक और पॉइंट की। वो पॉइंट है तीसरा पॉइंट, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वर रीयूनाइटेड। हमने देखा था जब ये कोल्ड वॉर हुआ था, जब यहाँ पे दो बाइपोलरिटी हुई थी, तब क्या था, जर्मनी के बीचों बीच एक हिस्सा किया गया था, वॉल एक बनाया गया था जिसको बर्लिन वॉल के नाम से जानते थे, जो कि हमने अभी देखा था। तो जर्मनी को दो हिस्से किए गए थे, लेकिन आफ्टर 1989 व्हेन दिस बर्लिन वॉल वाज फेल डाउन, सो इससे क्या होता है, ये बर्लिन वॉल जो है इसके गिरने की वजह से जर्मनी फिर से रीयूनाइटेड हो गया, फिर से एक बन गया। अब इसके बाद चौथे पॉइंट की बात करेंगे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ईस्टर्न यूरोप की अगर जो थी वो कोलैप्स हो गई एक के बाद एक, और वहां पे सोशलिज्म का पूरा निजाम खत्म हो गया, ठीक है? सो पांचवा पॉइंट, सोवियत यूनियन डिड नॉट यूज मिलिट्री फोर्स टू स्टॉप दीज चेंजेस। लेकिन अब तो हमें पता था, अब गॉर्बेक्यू ने कुछ चीजों को अलाउ किया था, इसीलिए सोवियत यूनियन ने कोई मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल नहीं किया और उसने इस बर्लिन वॉल को गिरने दिया। द गवर्नमेंट डिड नॉट यूज एनी फोर्स टू स्टॉप दीज चेंजेस। सिक्स्थ पॉइंट, 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट होता है और वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में बन जाता है, और कुल मिला के वहाँ पे आज की डेट में 15 इंडिपेंडेंट नेशंस वहाँ पे बने। सो इस तरीके से एक यहाँ पे कोल्ड वार जो चल रहा था फ्रॉम 1945, ये एंड होता है फाइनली 1991 में, और एक नया आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन शुरू होता है। और इसके बाद क्या होता है सर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये खाली एक सुपर पावर बना, और इस तरीके से दुनिया अभी तक बाइपोलरिटी में जी रहा था। नाउ द वर्ल्ड मूव्स इनटू द यूनिपोलर वर्ल्ड नाउ, वेयर
we can see only the USA becomes the superpower. द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वॉज नॉट जस्ट, असल में ये एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एक खाली राइवलरी का एंड नहीं होता है। देन सर ये एक बिगिनिंग है किसके, एक नया एरा, नया पीरियड शुरू होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, द कोलैप्स बाइपोलरिटी एंडेड द कोल्ड वॉर। तो कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी से क्या होता है, कोल्ड वॉर एंड होता है और ग्लोबल टेंशंस जो इससे बहुत सारे कम हुए हैं और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे आए हैं। इसकी वजह से एक नया रास्ता मिला है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन रहे, जो कि यूएसए ने यूनिपोलर वर्ल्ड को मेंटेन करके रखा। तो आज के इस वीडियो में इतना है, 2 क्वेश्चंस आज भी हमने किए हैं। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के साथ, जो कि इसका तीसरा लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए आप एक काम कीजिएगा, आप इजाज़त दीजिएगा, लेकिन इजाज़त देने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही फ्री में आप पूरी बुक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हासिल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। इवन हम मैराथन्स भी यहाँ पे करेंगे कंटिन्यूअसली, तो फुल नाइट प्रिपरेशंस आपके साथ उन दिनों करेंगे। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ कन्वे मी, आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल नेक्स्ट वाले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।